जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने पैनोरमा पार्ट 2 जो हमारी बुक है उसका प्रोज सेक्शन से लिया गया एक चैप्टर जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम, है ना, रिटन बाय टॉनी मॉरिसन। और बच्चे इस चैप्टर को हमने 2 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करा दिया था, कंप्लीट हो चुका था। कल तक के क्लास में आपने इस बात को सीखा था कि लैंग्वेज हैज पावर, भाषा में वाकई ताकत होती है ना। लैंग्वेज कैन ब्रिंग चेंजेस, भाषा बदलाव ला सकती है। इट कैन ब्रिंग रिवोल्यूशन, ये क्रांति ला सकती है। ओके तो भाषा की पावर क्या है वो तो हमने कल तक के क्लास में समझ लिया था। हमने ये भी देखा था कल के चैप्टर में कि कैसे अगर कोई सही ढंग से अगर क्वेश्चन करने का मौका मिले किसी को तो उसे उस पावर का, उस भाषा का मिसयूज नहीं होने देना चाहिए, है ना। और बच्चे आज की इस क्लास में लोग इस चैप्टर से लिए गए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट की चर्चा करेंगे। मतलब मेनली आपका आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका रहेगा, है ना। ओके सर, यू डू नॉट रीड माय कमेंट्स। अरे कमेंट्स तो भाई आपके सामने आते ही रहते हैं, किसी के कमेंट को ब्लॉक नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, बच्चा का उत्तर देखिए मिला। देखिए बच्चा सवाल ही ऐसा किया कि जिसका उस टाइम आंसर नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वो जो महिला थी खुद एक गुलाम की बेटी थी, है ना। तो उसको पता है कि समाज में जिनके पास पावर है वो बाकी लोगों को सता रहे थे, और इसका आंसर कौन दे सकता था, आखिर कोई नहीं दे सकता था, ठीक है। तो बाद में आखिर उसको कहानी में मिला होगा, शायद उसको आंसर करा दिया गया होगा उस बच्चे का, लेकिन इस बात की चर्चा अपने इस चैप्टर में नहीं की गई। तो उससे ज्यादा आगे हम क्या ही कह सकते हैं फिर, है ना। तो जितना हमने पढ़ा उससे अच्छा समझ में आया कि भाषा का यूज हमें सही तरीके से करना चाहिए, ठीक है। चलिए, और आज के बच्चे इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को भाई एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। चलिए, सारे बच्चे भी क्लास में नहीं आए हैं, अभी सारे बच्चे क्लास में नहीं आए हैं। कहकशा आई हैं गौरव कुमार यादव, प्रीति कुमारी, गौरव कुमार यादव है, रानी कुमारी है, निभा भारती है, प्रिया शर्मा, पुष्पम यादव है, अजीत कुशवाहा है, खुशी शर्मा, रानी कुमारी, युवराज पटेल, ओके, सोनाली कुमारी, शगुफ्ता प्रवीण है, बिट्टू कुमार चौधरी हैं, युवराज पटेल, विशाल कुमार, मेघा कुमारी, शिवांगी तिवारी हैं, नाम से ले रहा नाम, अंकित कुमार, रोहन कुमार, चाहत वर्मा, बॉबी, सचिन मौर्य, प्रिंस कुमार, मोहित कुमार, हिमांशु कुमार, रविंद्र कुमार, स्टूडेंट ऑफ टारगेट बोर्ड, नीतू कुमारी, शफाक अलीजा हैं, अनिशा कुमारी, रोहन कुमार, ओके, युवराज गिरी, सूरज चौधरी, बैजू कुमार, स्नेहा कुमारी, अनुराग आनंद, जीतू कुमार, सवर्णकर, पूरा नाम नहीं पढ़ पाएंगे भाई, बहुत तेजी में कमेंट स्लाइड होता है ऊपर नीचे, मंत्रिका कुमार है, अविनाश कुमार है, पंकज कुमार, राहुल कुमार, राम, आदित्य, ऋषिराज, ओके, विष्णु कुमार, मोहम्मद जुनैद अख्तर है, नंदनी कुमारी है, हर्षा पटेल, डॉली कुमारी, नाजिन परवीन, ये सब सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। वन्यू कुमार, कौशल कुमार, रवि कृष्ण कुमार हैं, सुप्रिया रानी, महारानी कुमारी है, दुर्गानंद पोदार, ओके, नफीस रॉक, ओके, झूना कुमारी, रेखा कुमारी, हाँ सबको आ गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सबको आ गए तो भाई सबका मोस्ट वेलकम है। बाकी जिनका नाम नहीं ले पाए हैं उनके लिए घबराना नहीं है, नाराजगी नहीं जाहिर करना है, ठीक है, और सीधे अपने मुद्दे पर आना है अब, क्योंकि अगर सारे बच्चों का नाम लेंगे तो फिर सारा टाइम चला जाएगा नाम लेने में ही, एज यू नो दैट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। तो आप प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बुरा बिल्कुल भी इस बात का नहीं मानेंगे। चलिए, अब यहां से हम लोग अब अपने इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए बाबू, आ जाते हैं क्वेश्चन पे फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ वॉज द ओल्ड वुमन, हाउ वॉज द ओल्ड, वो बूढ़ी महिला कैसी थी, कैसी थी पूछ रहा, बूढ़ी महिला कैसी थी। तो आपको पता है इसका आंसर कैसे होना चाहिए, वो बूढ़ी महिला कैसी थी। तो दी ओल्ड वुमन वॉज, बूढ़ी महिला थी, कैसी थी, अंधी थी, लेकिन अंधी भले ही थी लेकिन बुद्धिमान थी, वाइज थी। ऋषु कुमार, ठीक है, क्लास में आ गए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा किया। सोनम झा, चलिए गुड इवनिंग, क्लास में आ गए हैं सब कोई। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, वन लाइनर, है ना। बूढ़ी महिला कैसी थी, तो अंधी तो थी लेकिन बुद्धिमान ज्यादा थी, है ना। तो उसकी बुद्धिमानी के आगे उसकी जो अपंगता थी, उसका जो, है ना, वो जो उसका था कि माथे पर टैग लगा हुआ कि वो हैंडीकैप है, अंधी है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बुद्धि से ज्यादा तेज थी, है ना। चलिए आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे क्वेश्चन में आइए। इन दिस फोकलोर प्रीवेलेंट इन वन कल्चर और मैनी, कहते हैं कि इस तरह की जो कहानियां होती है, जो लोगों की कहानियां होती है, लोक कथाएं होती है, क्या वो एक ही कल्चर में होता है या बाकी बहुत सारे कल्चर में होता है। तो हर संस्कृति में अलग अलग लोगों के द्वारा कही गई कहानियां हैं, है कि नहीं है। तो कहते हैं कि दिस फोकलोर, इस तरह की जो कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, जो लोक कथाएं हैं, इज प्रीवेलेंट इन मेनी कल्चर्स, ये बहुत सारी संस्कृतियों में देखा जाता है। सिर्फ एक जगह की संस्कृति में किससे कहानियां नहीं होती हैं, जितने तरह की संस्कृतियां हैं सब में लोक कथाएं होती ही होती हैं, चाहे अपने भारत की हो, चाहे वो नेपाल की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे कहीं की भी हो,
ओके ओके, संजीदा सबनम, रविंद्र कुमार, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा ना, अपने आप लगे कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। ठीक है, हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कह रहा है कि हु इज द फादर ऑफ दैट ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी महिला के पिताजी कौन थे? तो जैसा कि हमने जानकारी लिया था शुरुआत में ही कि उस बूढ़ी महिला के पिताजी कौन थे, तो एक काले रंग के अमेरिका में जिनको स्लेव माना जाता था, वही वो स्लेव थे। ओके, मतलब एक गुलाम थे। कहां? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में काले लोगों को गुलाम बोला जाता था, स्लेव बोला जाता था उनको। तो द फादर ऑफ द ओल्ड वुमन, द फादर ऑफ द ओल्ड वुमन, उस बूढ़ी महिला के जो पिताजी थे वो क्या है? अ ब्लैक अमेरिकन स्लेव, एक काले रंग के अमेरिकन स्लेव थे। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। क्या होता है? गुलाम। क्योंकि अमेरिका में काले रंग और गोरे रंग का बड़ा भेदभाव था, वहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, नस्लीय भेदभाव, है ना, जिनमें इंसानों की कोई गलती नहीं है। प्रकृति के द्वारा भाई इंसान गोरा होता है चाहे काला होता है, इसमें इंसान क्या गलती है? अगर इंसान के हाथ में होता नहीं कहता कि भाई सबको हम गोरा ही बना देंगे, हम नहीं होता ऐसा। लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके साथ क्या भेदभाव करना? लेकिन अमेरिका में हो रहा था। उससे अच्छा अपना भारत है। अपना भारत क्या कहता है? कहता है काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। और इस अमेरिका को देखिए, आज बड़ा उछल रहा है ना, लेकिन पहले अपना इतिहास उठा के एक बार देख ले कि हम कैसे थे, है कि नहीं है? चलिए, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए देश में, नहीं तो भाई देश का उत्थान नहीं हो पाएगा, देश डेवलपमेंट की तरफ कभी नहीं बढ़ पाएगा अपने ही देश में अगर ऐसा रहेगा तो। हाँ, वेयर डज द ओल्ड वुमन लिव, वेयर डज द ओल्ड वुमन लिव, वो बूढ़ी महिला कहां, वेयर मतलब कहां, कहां रहती है? ये इस कहानी के अकॉर्डिंग सवाल कर रहा है। इस कहानी में जो बूढ़ी महिला वो कहां रहती है? तो द ओल्ड वुमन, वो बूढ़ी महिला रहती है कैसे? तो अकेले रहती है। कैसे रहती है? अकेले रहती है। इन अ स्मॉल हाउस, छोटे से घर में, बाहर में। कहां? कहां बाहर में? तो शहर से काफी बाहर, मतलब दूर दराज एरिया में, रिमोट एरिया में, मतलब इसको देहात क्षेत्र कहते हैं, उस तरह के क्षेत्र में ये रहती है जहां पर शहर वाले इससे जलते हैं। ओके, नहीं अभी तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले घटना घटी थी ऐसी, लेकिन बाद में उसको फिर दबा दिया गया, क्योंकि अब अमेरिका अपना डेवलपमेंट देखता है, अपने बिजनेस को देखता है, तो अब वो इस तरह की चीजें नहीं चाहता है कि हमारा देश अभी पीछे हो, है ना। वो एक जमाना था जब ऐसा होता था। हमारे भारत में देखते नहीं, जात पात को लेकर कितना होता है, धर्म को लेकर कितना होते रहता है, वैसे सब जगह कुछ ना कुछ लड़ाइयां हैं, समझ गए? हाँ, यहां देखिए, हाउ इज हर रेप्यूटेशन फॉर विजडम। यहां हर बोलने का मतलब अबाउट द ओल्ड वुमन, यहां हर किसको इंडिकेट कर रहा है? उस ओल्ड वुमन को। तो हाउ इज द ओल्ड वुमन्स रेपुटेशन फॉर विजडम, उस बूढ़ी महिला का जो रेपुटेशन था, जो इज्जत थी, जो प्रतिष्ठा थी, है ना, बुद्धि के मामले में, वो कैसी थी पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि उस बूढ़ी महिला का जो प्रतिष्ठा था, जो प्रसिद्धि थी, स्पेशली बुद्धि को लेकर के, उसकी बुद्धिमानी को लेकर के, उसकी बुद्धिमता को लेकर के, इज अनक्वेश्चनेबल था। मतलब उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था उसकी बुद्धि पर। ओके, उसने जो कह दिया तो बस कह दिया, कोई कैसा था? अनक्वेश्चनेबल, मतलब नो क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेरी नहीं, कोई सवाल नहीं। एंड बियॉन्ड एनी डाउट, और कोई शक नहीं, एकदम शक से परे, शक से परे। उसने जो बुद्धि से अपना कह दिया कि हाँ ऐसा करना है तो आपका जीवन सही होगा, तो बस कोई डाउट नहीं, चलो भाई ऐसा ही करेंगे। नहीं कहते हैं कि एकदम दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, बस कह दिया तो कह दिया, वैसे ही। ठीक है, हाँ, मेरा लाइव क्लास नहीं चल रहा है, चल रहा है तभी तो आप क्लास में हैं। ठीक है, चलिए यहां आइए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन किया गया कि व्हाट इज हर पोजीशन इन द नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? नेबरहुड का मतलब होता है आस पड़ोस, है ना। आस पड़ोस जो होता है, मतलब मोहल्ले के, है ना, पूरा मोहल्ला जिसको कह सकते हैं, उस आस पड़ोस में उसका पोजीशन क्या था, उसका मतलब रुतबा क्या था, उसका रुतबा कैसा था। ओके, व्हाट इज हर पोजीशन इन द नेबरहुड, अपने आस पड़ोस के एरिया में उसका रुतबा कैसा था, है ना। तो कह सकते हैं कि हर रेपुटेशन फॉर विजडम, स्पेशली बुद्धि के लिए उसका जो रुतबा था, इज विदाउट पीर, बिना कोई सवाल के था, है ना, बिना कोई शक के और बिना कोई सवाल के। कोई पीर नहीं कर सकता था, मतलब कोई डाउट नहीं कर सकता था। यहां पीर का बोल सकते हैं डाउट, डाउट ना कोई डाउट, जैसे आप लोग कैसे डाउट भेज देते हैं भर भर के एकदम, समझ गए, वैसे ही लेकिन इसके पास कोई डाउट नहीं होता था। यहां जो ज्यादा था इसके पास में कोई डाउट ही नहीं होता था। ठीक है, तो विदाउट पीर एंड विदाउट क्वेश्चन, बिना कोई सवाल के, बिना कोई शक के, इसकी बुद्धि पे कोई सवाल नहीं उठा सकता था, कोई डाउट नहीं कर सकता था। एमंग हर पीपल, अपने लोगों के बीच, एमंग का मतलब के बीच, तो अपने लोगों के बीच में
ठीक है, शी इज बोथ, वो कानून भी थी, वो नियम भी थी, और वो उल्लंघन भी थी। मतलब वो नियम बना भी सकती थी, उस नियम का वो उल्लंघन भी कर सकती थी, नियम को तोड़ भी सकती थी। ओके, इन द सिटी, शहर में, शी इज कंसीडर्ड, और शहर में, दूर में शहर में, उसको वो समझी जाती थी, वो समझी जाती थी। क्या? तो टू बी द रूरल प्रॉफिट, कि गांव की देवी है ये, गांव की क्या है? देवी है। तो ऐसी उसकी प्रसिद्धि थी अपने आस पड़ोस के एरिया में। ठीक है, क्वेश्चन क्या गया कि व्हाट पोजीशन डज सी होल्ड अमंग हर पीपल। देखिए उसी क्वेश्चन को यहां पर शॉर्ट में पूछ दिया गया, वन लाइन में पूछा गया कि कैसा उसका रुतबा है ना, उसका पोजीशन क्या था अपने लोगों के बीच में। तो बस इसका आंसर सिंपल होना चाहिए। जैसे देखिए यहां भी लाइन लिखा हुआ है कि अमंग हर पीपल शी इज बोथ द लॉ एंड ट्रांसग्रेशन, है ना। तो मतलब अपने लोगों के बीच वो नियम भी थी और वही उल्लंघन भी थी। क्या थी? वही उल्लंघन भी थी, है ना। मतलब वही नियम बनाती थी और वही नियम तोड़ भी सकती थी। ठीक है, हाँ, आज बच्चे हमने सारे क्लासेस का जो डाउट था, फिर से सबके डाउट को हमने रिप्लाई दे दिया है। ठीक है, हमने अपने तरफ से आपका रिप्लाई दे दिया है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिएगा अपना अपना रिप्लाई सब लोग को। व्हाट डज द ओल्ड वुमन नो अबाउट दोज पीपल। ओके, वो जो बूढ़ी महिला थी, उन लोगों के बारे में जो उसके घर पे आए थे मिलने के लिए, उनके बारे में क्या जानती थी? क्या जानती थी जो लोग उसके पास आए थे घूमने, मतलब सवाल करने के लिए, मतलब उसका मजाक उड़ाने के लिए, जिस मोटिव से। तो दी ओल्ड लेडी ओनली नोज द मोटिव, वो बूढ़ी महिला उस लोगों के बारे में, उस यंग विजिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, सिवाय ये कि वो उसके मोटिव को जान गई थी, उसके उद्देश्य को जान गई। उसके मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। तो वो उन लोगों के उद्देश्य को जानती थी बस, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नथिंग एल्स का मतलब और विशेष वो कुछ नहीं जानती थी, और कुछ नहीं जानती थी। बिकॉज, ऐसा क्यों? बिकॉज शी इज ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधी थी। उसको तो ये भी नहीं पता है कि उतने लोगों में कौन लड़का है कि कौन लड़की है, कुछ पता नहीं, है ना। वो कैसे दिखते हैं कुछ पता नहीं। एंड कैन नॉट सी, चूंकि महिला अंधी थी, देख नहीं सकती थी अपने आगंतुक को जो उसके पास आते थे कि वो किस रूप रंग के हैं, कुछ पता नहीं था, है ना। तो बस उनके बारे में कितना वो जान चुकी थी कि हाँ इनका मोटिव क्या है। ये ऐसा क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि ये हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं। ओके, डाउट का रिप्लाई कहां देखते हैं? जहां पर आप अपना डाउट लिख के भेजते हैं, देखिए वहीं पर रहेगा, रिप्लाई भी आपको मिलता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए नंबर 9 में आते हैं। फॉर व्हाट आर द यंग विजिटर्स रिप्रिमेंडेड, आखिर किस कारण से, फॉर व्हाट आखिर किस उद्देश्य के लिए, मतलब किस लिए, फॉर व्हाट किस लिए उन आगंतुकों को डांटा गया, उनको डांटा गया, उन विजिटर्स को क्यों डांटा गया जो लोग उसके घर पे आए थे? तो द यंग विजिटर्स आर रिप्रिमेंडेड फॉर मिसयूजिंग देयर पावर, उनके पास जो एक क्षमता थी कि वो देख सकते थे, सवाल कर सकते थे, भाषा का ज्ञान भी था उनको, तो फिर भी उन्होंने भाषा का, अपनी ताकत का क्या इस्तेमाल किया? मिसयूज किया, मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया, है ना। एंड एक्सप्लॉइटिंग द ओल्ड वुमन्स हेल्पलेसनेस, और उस बेचारी महिला की मजबूरी पर उन्होंने क्या किया? उसको एक्सप्लॉइट किया, मतलब सताया। क्या किया? उसका उपहास किया, उसको सताया, यही उन्होंने किया। और इसी चीज के लिए उनको रेप्रिमेंड किया गया, उनको डांट फटकार लगाया गया। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट डज बर्ड एंड वुमन सिग्निफाई टू द स्पीकर। स्पीकर यहां कौन? टोनी मॉरिसन, जो भाषण दे रही हैं, वंस अपॉन अ टाइम नाम का जो भाषण दे रही है, कौन दे रही हैं? टोनी मॉरिसन। और इनके हिसाब से ये जो चिड़िया है और ये जो यहां पर वुमन है, जो औरत है, ये दोनों किस बात को सिग्निफाई करती है, किस बात को यहां सजेस्ट करती है, रेफर करती है, बताती है? तो हम कह सकते हैं कि द बर्ड एंड द वुमन, चिड़िया और वो औरत, बूढ़ी महिला, ये दोनों सिग्निफाई करते हैं भाषा को और एक प्रैक्टिस राइटर को, मतलब क्या? एक अनुभवी लेखिका को, एक अनुभवी लेखक को ये करती हैं रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली बोलने का मतलब कि यहां जो लैंग्वेज है वो चिड़िया के लिए और यहां जो प्रैक्टिस राइटर है वो वुमन के लिए। ठीक है, और किसके हिसाब से? तो टू द स्पीकर, टोनी मॉरिसन के हिसाब से वो चिड़िया एक भाषा का रूप है और जो बूढ़ी महिला है वो एक अनुभवी लेखक का रूप है ना। हाँ, कितने लोग थे भाई, इसका बात का यहां पर गिनती दिया ही नहीं गया, तो कैसे बताएं कि कितने लोग थे, है ना। और वो बूढ़ी महिला भी नहीं देख पाई थी कितने लोग थे, है कि नहीं है, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी। आगे क्वेश्चन क्या गया? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कि एनुमरेट द ट्रेट्स ऑफ द ओल्ड वुमन। उस ओल्ड वुमन के बारे में कहता है सिंपली वर्णन करके बताइए, उस बूढ़ी महिला के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए थोड़ा सा। तो देखिए क्या जानकारी दे सकते हैं? जानकारी यह है कि हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओल्ड वुमन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसका स्वभाव बताइए, मेनली उसकी विशेषता बताइए, या उसका नेचर बताइए, है ना, या उसकी विशेषता बताइए क्या थी, है ना।
तो कह सकते हैं सबसे पहली बात तो यह है कि शी कैन नॉट सी विद हर आइज, अपनी आंखों से वो देख नहीं सकती थी। सबसे बड़ी यहां पर देखिए बात, शी इज वेरी स्मार्ट, लेकिन दिमाग से बहुत तेज थी। एंड नोज अ लॉट, ठीक है, और वो बहुत कुछ जानती थी। अलॉट का मतलब बहुत कुछ जानती थी। फ्रॉम हर लाइफ एक्सपीरियंसेस, अपने जीवन के अनुभवों से उसको बहुत जानकारी थी। वो अपने जीवन के अनुभवों से उसको बहुत ज्यादा जानकारी हासिल थी, वो बहुत कुछ जानती थी। शी स्टेज क्वाइट, वो शांत रहती थी, वो शांत रहती थी, उसको शांति पसंद थी। ओके, इवन वेन, यहां तक कि तब जब अदर्स ट्राई टू चैलेंज हर, जब उसको दूसरा कोई चुनौती भी देता था ना, तो भी वो शांत ही रहती थी। तो आपने देखा था ना कहानी में, इतना बार पूछने पर भी कि बताओ चिड़िया मरी है कि जिंदा है, उसको लोग उकसा रहे थे कि उस गुस्सा में कुछ बोले, लेकिन वो बूढ़ी महिला तब भी शांत थी। वो और कहा कि चिड़िया तुम्हारे हाथों में है, वो तो मुझे नहीं पता कि वो चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब वो तुम्हारे हाथों में है, वो तुम्हारे हाथों में है। तो इस बात को इन्होंने जवाब कैसे दिया था? एकदम शांतिपूर्वक जवाब दिया था। ओके, पीपल इन द विलेज, लोग गांव में गांव के लोग उसको अक्सर ढूंढते रहते हैं। एंड बिलीव इन हर विजडम, और लोग उसकी बुद्धि पर विश्वास भी करते हैं। तो ऐसा उसका इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाया गया है, विशेषता दिखाई गई है। ठीक है, नहीं प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि आपके डाउट का आंसर नहीं आता है। हम तो भाई पूरा हर बच्चे का रिप्लाई देते हैं, जितने भी डाउट आते हैं एक एक करके सबका रिप्लाई देखते हैं। समझ गए? एक बार हम डाउट पे बैठते हैं जिस टाइम, तो चारों क्लास का डाउट सॉल्व करके उठते हैं वहां से, 9th 10th 11th 12th चारों का। यहां देखिए बच्चे, आगे कहा गया कि शी डजंट ऑलवेज से थिंग्स क्लियरली, वो कभी भी किसी बात को ना एकदम क्लियरली नहीं बोलती है, बेबाक नहीं बोलती है। हर वर्ड्स हैव डीपर मीनिंग, उसके कहे गए शब्दों में बहुत गहराई छुपी होती है, बहुत ही गहरा अर्थ छुपा होता है। इवन दो, यहां तक कि शी इज ओल्ड एंड ब्लाइंड, वो बूढ़ी है, अंधी है, लेकिन वो मजबूत है अपने विचारों में, अपनी ताकत में। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? ताकत होता है। ओके, शी मेक्स अदर्स थिंक अबाउट देयर एक्शन एंड वर्ड्स, यहां तक कि वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आपको कौन से कदम उठाने चाहिए, है ना, और कौन से शब्द आपको कहां पर बोलने चाहिए। She stands for more than just an old woman. ओके, यहां पर वो जो महिला है वो एक मात्र बूढ़ी महिला नहीं है। She represents wisdom, वो महिला यहां बुद्धि का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, और भाषा की ताकत का प्रतीक है। वो एक साधारण सी महिला नहीं है। ठीक है, कहां से डाउट सेंड करें? देखिए, आपके जहां पर आप क्लास कर रहे थे वहीं पर लिखा होता है नीचे में अपना डाउट पूछें, उसमें जाइए, अपना डाउट पूछ लीजिए जिस चैप्टर में पूछना है। ठीक है, हाँ। दूसरा सवाल किया गया लॉन्ग क्वेश्चन में कि व्हाई आर द यंग विजिटर्स रेप्रिमेंडेड अपॉन वंस अपॉन अ टाइम। इसको सीधे हटाइए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, अब यहां देखिए, द यंग विजिटर्स आर रिप्रिमेंडेड फॉर शोइंग ऑफ देयर पावर टू सी थिंग एंड मेकिंग फन ऑफ द ओल्ड वुमन्स ब्लाइंडनेस। मतलब वो जो जवान लोग जो आए थे उसके घर पे मिलने के लिए, उनको डांट लगी थी। क्यों? क्योंकि वो अपने पावर का शो ऑफ कर रहे थे। उनको लगता था कि हम ही तो खाली देख सकते हैं, बाकी दुनिया कोई देखेगा, है ना। अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, ओके, चीजों को देखने में, और मजाक बना रहे थे, मेकिंग फन, मजाक उड़ा रहे थे किसका? उस बूढ़ी महिला के अंधेपन का, कि महिला तो अंधी है, इसको तो दिखता नहीं, तो सवाल भी ऐसा करेंगे जिसका जवाब नहीं दे सकती है। दरअसल देयर मोटिव वाज नॉट टू आस्क क्वेश्चंस, एक्चुअली उनका मतलब खाली क्वेश्चन पूछना नहीं था, बल्कि उनका मोटिव क्या था, उनका मकसद क्या था? तो बेइज्जती करना, किसका? उस बूढ़ी महिला का, इसीलिए उनको डांट लगी। ओके, अब बताइए, हम रिप्लाई देते हैं, आप कहने के सारे रिप्लाई नहीं आता है, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन हम तो भाई पूरा रिप्लाई दे देते हैं। समझे? हाँ, पेंडिंग लिखता हुआ कभी नेटवर्क इशू होता होगा तो आप दोबारा सेंड कर दीजिए, दोबारा रिप्लाई कर देंगे, इसमें क्या जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। राइट अ पैराग्राफ ऑन अ कैरेक्टर इन द स्टोरी दैट हैज इंप्रेस्ड यू। इस कहानी में एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में कुछ पैराग्राफ लिख के बताइए जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया है, बहुत ज्यादा प्रभावित आपको किया है। इसमें एक बूढ़ी महिला तो है जिसने ज्यादा प्रभावित किया है कहानी में, है ना। तो द ओल्ड वुमन इन टोनी मॉरिसन्स वंस अपॉन अ टाइम, इस कहानी में, इस भाषण में, ये जो बूढ़ी महिला है इसने ही सबसे ज्यादा प्रभावित किया है मुझे, विद हर विजन, अपनी बुद्धि से और अपने शांत, है ना, स्वभाव से, अपने अंदर के शांतपन को। तो शी इज ब्लाइंड, भले ही वह अंधी है इस कहानी में, बट शी इज नॉन एज द वाइजेस्ट इन द विलेज, बट वो अपने गांव में सबसे ज्यादा बुद्धि वाली महिला के रूप में जानी जाती है। शी टीचेज एन इंपॉर्टेंट लेसन, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, सबक सिखाती है। बाय शोइंग दैट, ये दिखाते हुए कि ट्रूथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सच्चाई, सच और जिम्मेदारी, है ना, हमारे हाथों में है। हम किसी को कितना झूठ परोस सकते हैं, कितना अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं, इट्स इन आवर हैंड्स, ये हमारे हाथों में होता है। हर थॉटफुल वे ऑफ स्पीकिंग, उसका जो विचारों भरा
जो शब्द उसके मुंह से निकलते थे मेक्स अदर थिंग, लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे गहराई से। शोइंग हर क्वाइट स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस, जो कि दिखाता है कि उस महिला में कितनी शांति है ना, कितनी ताकत है और कितनी बुद्धिमानी है उसके अंदर में। तो ये कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सर अगर अलग से डाउट पूछना हो तो क्या करें? अलग से डाउट पूछना है मतलब अपने पर्सनल लाइफ का कोई जो आपके मन में जहन में चल रहा है कि सर हमारे साथ ये हो रहा है। बहुत सारे बच्चे लिख करके भेज देते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा सा चैप्टर वाला ही डाउट भेजा कीजिए। लेकिन कुछ लोग अपने पर्सनल जो उनके लाइफ में चल रहा है वो सुना देते हैं, कहते हैं सर हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप जो सजेशन देंगे वो सही देंगे। अब चूंकि हम दे भी देते हैं, उस हिसाब से कुछ रहता है तो हम बता देते हैं देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे। अब जैसे कि आज का एक डाउट हमको बहुत हंसी आ रहा था, एक डाउट पे एक डाउट ऐसा आया आज ना, जिसमें है एक लड़का कहता है, पता नहीं कौन सी क्लास का था, याद ध्यान नहीं है। एक लड़का कहता है कि सर हमारा एक दोस्त है जो हमें बार बार धमकी देता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, और बार बार हमको फांसी का फंदा भी दिखाता है। बोले आए फांसी का फंदा दिखाता है। तो सब बोला कि उसे चलते हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा एग्जाम है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है हमारा, तो हम क्या करें? तो हम कहे सिंपली कि अगली बार जब ऐसी हरकत करे ना तो जोर से खींच के लगाना है बस उस दोस्त को, क्योंकि दोस्त अपना है, बुरा नहीं मानना चाहिए उसको, लगा भी दीजिएगा तो, समझ गए। और कहिए कि देखो इस तरह का नौटंकी हमको पसंद नहीं है, तुमको मरना है तो मरो, जीना है तो जियो, समझ गए। तुम्हारे मरने से तुम तो दुनिया से चल जाओगे, लेकिन तुम्हारे आसपास के जो लोग जो तुमसे प्यार करते फिर उनका क्या होगा? तो इस तरह का जो धमकी देना बंद करो, समझ गए। और तुम्हारे चले जाने से दुनिया रुक नहीं जाएगी, सूरज निकलना बंद नहीं कर देगा, चांद अपनी चांदनी नहीं छोड़ देगा, है ना, देना, समझ गए। मुर्गा सुबह में कुकड़ू करना बंद नहीं कर देगा, नदी जो है वो पानी बहना नहीं छोड़ देगी आपके जाने से। तो आप जाओगे क्या चल जाओगे, यहाँ दुनिया चलेगा, क्या हो जाएगा, इससे कुछ हो जाएगा। लेकिन उनके बारे में सोचिए जो आपसे इतना प्यार करते हैं, जो आपकी तरफ भाई आपके से कुछ उम्मीद रखे हुए हैं आपसे, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, उसको खींच के लगाइए और कहिए अगली बार से ऐसा करना भी मत, समझ गए। ये सब नौटंकी बंद करो। तो हमने बस यही लिख करके भेजा, अब जो उनको सही लगे भाई वो करेंगे फिर, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई डाउट में, हम क्या करें, बच्चों को लगता है कि हमें सदे सकते हैं, सदे देते हैं अपने हिसाब से। अब इस तरह नौटंकी हम क्या कह सकते हैं बताइए? हाँ, जो अपना पढ़ाई बर्बाद कर रहा है, दूसरे का पढ़ाई बर्बाद कर रहा है, एक ही जीवन मिला है, वही बताइए। ये टीनेजर्स में बच्चे 9th क्लास 10th वाले बच्चे, ज्यादा एज नहीं होता है, ये सब गलतियां करते हैं, बताइए सब अच्छा लगता है? सर लाइट कटा हुआ है, भुट्टी कर दीजिए। अच्छा, छुट्टी की जगह भुट्टी लिख दिए हैं, जल्दबाजी में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। Quote a few lines from the text which highlights the plight of women and depressed classes. इस पूरे स्पीच में कुछ लाइंस आपको ऐसे लिखे मिले थे ना, जहां बच्चे सवाल कर रहे थे कि बताओ एक औरत होना क्या होता है ना, तो हमें पता चले कि एक मर्द होना क्या होता है ना। ये उस गाड़ियों पर गुलाम को भर भर के कहीं ले जाया जाता है, किनारे पर छोड़ दिया जाता है उनको अलग अलग करके, है ना। और तो इसमें ऐसा दिखाया गया कि औरतों पर वाकई जुल्म होता है ना, मतलब औरतों पर वाकई जुल्म होता है। और जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, मतलब जो सताए हुए वर्ग के लोग हैं, वैसे वर्ग के लोग जो सताए हुए हैं, है ना, जो डिप्रेस्ड हो चुके हैं, जो हताश हो चुके हैं, इसमें चर्चा की गई थी, और वो गुलाम लोग हैं। दिस पावरफुल लाइन शोज, ये जो पावरफुल लाइन है ना, ये दिखाता है कि हाउ हार्मफुल वर्ड्स एंड सिस्टम्स कैन डीपली वुंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, कैसे, है ना, इस तीखे शब्दों के प्रहार से, इस हार्मफुल वर्ड्स तीखे शब्दों के प्रहार से, ठीक है ना, और ये जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा प्रणाली है, जो हमारे देश को चलाने वाले हैं, कैन डीपली वुंड, इन्होंने बहुत ही गहरा जख्म दिया है, बहुत ही गहरा जख्म दिया है, लोग उस वर्ग के लोगों को एकदम मार्जिनलाइज कर दिया है, उनको किनारे पर ला करके छोड़ दिया है। ओके, इंक्लूडिंग वुमेन, जिसमें औरतें हैं, जिसमें सताए गए वर्ग के लोग भी हैं, जिनको अलग थलग कर दिया गया है। दीज कोट्स, इन पंक्तियों को अंडरलाइन मॉरिसन्स मैसेज, ये पंक्तियां अंडरलाइन करती हैं मॉरिसन्स के संदेश को, जो टोनी मॉरिसन इस चैप्टर के जरिए संदेश देना चाहते हैं अबाउट द डेंजर्स ऑफ साइलेंसिंग वल्नरेबल वॉइसेज। वैसे, है ना, वैसे घातक शब्दों को, वैसे घातक विषयों को, एकदम जो चुपचाप तरीके से काम कर रहा है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस जिम्मेदारी को, टू यूज लैंग्वेज विद केयर, ट्रूथ एंड जस्टिस। यहां पर टोनी मॉरिसन ने बताया है कि कैसे चुपचाप जो लोग हैं उनकी आवाज को दबा दिया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारियों से उनको अलग कर दिया जा रहा है, टू यूज लैंग्वेज, और यहां उन्होंने दिखाया कि भाषा का कैसे सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, सच्चाई के साथ करना चाहिए, और उसमें न्याय दिखना चाहिए, उसमें न्याय दिखना चाहिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये यहां देखिए आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, यहां लॉन्ग आपका खत्म होता है। अब यहां से इलायची शुरू करते हैं, लॉन्ग खत्म, इलायची शुरू, है ना। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। हु इज द राइटर ऑफ वंस अपॉन अ टाइम, यहां से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बताएंगे हु इज द। अब यहां से बच्चे एक एक करके अपना आंसर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए,
फोटो अपलोड करने का वहीं पर जगह होता है, इमेज लिखा होगा वहां पर, उसमें क्लिक करके फोटो खींच करके भेज सकते हैं डाउट को। Who is the writer of Once Upon a Time? टॉनी मॉरिसन, आरसी हचिंसन, लियो टॉल्स्टॉय, सत्यजीत रे। बाकी तो सब अलग चैप्टर का राइटर है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? टॉनी मॉरिसन। चलिए बहुत बढ़िया, याद है, 2 दिन क्लास लिए हैं भाई, याद होना भी चाहिए। The old woman was wise, foolish, shy या bold? तो the old woman was wise, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 3, the young people asked the old woman a question. उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा तो बूढ़ी महिला से, हुज आंसर, जिसका आंसर दिया जा सकता था सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा जो कर सकते थे। क्या कर सकते थे? जो सूंघ सकते थे, सुन सकते थे, पढ़ सकते थे कि देख सकते थे। तो उन बच्चों के द्वारा सवाल ही ऐसा किया गया था जिसका जवाब वही सही से दे सकता था जो देख सकता था, है ना, जिसके पास आंखों में रोशनी हो। नेक्स्ट वन, The old woman was dash enough to know she could not help the young people. The old woman जानती थी, बूढ़ी महिला, है ना, The old woman was dash enough, वो इतना तो कम से कम थी। तो कितना थी? क्या थी? इंटेलिजेंट थी, स्टूपिड थी, स्ट्रॉन्ग थी, सस्पिशियस थी। तो वो कम से कम इतना तो बुद्धि था उसके पास में कि वो बच्चे क्यों वहां पर आए थे, किस मोटिव से आए थे। नेक्स्ट वन, नंबर 5, हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? पहली काली और महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला था, है ना, टॉनी मॉरिसन, ऑंग सैन सू की, अमृता प्रीतम, नन ऑफ दीज। तो हम कह सकते हैं टॉनी मॉरिसन, है ना। नेक्स्ट वन, When did टॉनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज? टॉनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज तो मिला था, लेकिन कौन से साल में मिला था? तो हम कह सकते हैं 1993, 1993 में मिला था। Once upon a time is a dash, once upon a time क्या है? फिक्शन है, स्टोरी है, स्पीच है, बायोग्राफी है, क्या है ये? तो ये एक भाषण है which has been delivered by, हाँ, टॉनी मॉरिसन। नेक्स्ट वन, नंबर 8, Which of the following awards was also given to टॉनी मॉरिसन? टॉनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज के अलावा और कौन सा अवार्ड दिया गया था? पुलित्जर प्राइज, बुकर अवार्ड्स, रेमन मैग्सेसे अवार्ड या नन ऑफ दीज? तो हम कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज के साथ साथ इनको पुलित्जर प्राइज अवार्ड भी दिया गया था। 8 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9, Which of the following is the recent novel of टॉनी मॉरिसन? Which of the following is the recent novel of टॉनी मॉरिसन? तो टॉनी मॉरिसन का जो लेटेस्ट में हाल फिलहाल का जो नॉवेल था वो क्या नाम था? तो वो नाम था पैराडाइज। पैराडाइज लॉस्ट, ये था जॉन मिल्टन साहब का, और पैराडाइज किनका लिखा हुआ है? तो ये है टॉनी मॉरिसन का लिखा हुआ। नेक्स्ट वन, What is the position of an old woman in her neighborhood? अपने आस पड़ोस में उसकी प्रसिद्धि कैसी थी? तो उसकी प्रसिद्धि कैसी भाई? वो रिस्पेक्टेड थी, उसका सम्मान होता था एज अ रूरल प्रॉफिट के तौर पे, गांव की भाई उत्तरा का वो देवी कहलाती थी। नंबर 11, What disability did the woman have? ऐसी कौन सी अपंगता, कौन सी अपंगता, किस अंग से वो अपाहिज थी, अपंगता था किसके पास? उस महिला के पास। वो चल फिर नहीं सकती थी, फैटनेस था, मतलब चर्बी ज्यादा था, ब्लाइंडनेस था, अंधापन था, बात नहीं कर सकती थी, नहीं, वो सिर्फ अंधी थी, उसके पास अंधापन वाला अपंगता था। नेक्स्ट वन, नंबर 12, अ लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड डैश। भाषा जो होनी चाहिए वो कैसी? जीवंत होनी चाहिए, और उसमें कैसा होना चाहिए? विवरेंट होना चाहिए। मतलब एकदम कहते हैं ना कि किसी से जब बात करो, है ना, तो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए उन बातों का, विवरेंट होना चाहिए। ओके, उसमें वाइब्रेशन होना चाहिए। हु इज द फादर ऑफ द ओल्ड वुमन? उस बूढ़ी महिला के पिताजी कौन थे? तो एक अमेरिकन व्हाइट स्लेव थे, गोरा व्यक्ति गुलाम था ही नहीं, वो तो काला आदमी गुलाम था, तो एन अमेरिकन ब्लैक स्लेव। द फ्यूचर ऑफ डैश इज योर्स। देखिए लाइन निकाल के पूछा गया है, बीच में एक आपसे वर्ड मिसिंग कर दिया। तो द फ्यूचर ऑफ डैश इज योर्स, है ना, किसका भविष्य तुम्हारे हाथों में है? देश का, इतिहास का, बच्चों का कि भाषा का? तो ये लाइन कहा गया था बूढ़ी महिला के द्वारा, नाउ द लैंग्वेज, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, है ना, भाषा का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एंड डैश, एक बार की बात है, एंड डैश कौन थी? एन आयरिश वुमन, इंग्लिश वुमन, ओल्ड वुमन, वायर वुमन। तो हम कह सकते हैं ओल्ड वुमन। क्या? ओल्ड वुमन। नेक्स्ट वन, The old woman was blind and stupid, blind but wise, black but kind, black but slave. बूढ़ी महिला कैसी थी? ब्लाइंड थी लेकिन वाइज थी। कैसी थी? अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। The sadness of the slaves made them sit with their dash bent. ये जो उदासी था उन गुलामों के चेहरे पर, जिसने उनके शोल्डर्स को, जिसने उनके कांधों को झुका के रख दिया था। ओके, 18, एवरी वन ऑफ द स्लेव्स, उन सारे गुलामों में से हर कोई जानता था कि द नेक्स्ट स्टॉप, अगला जो पड़ाव है उनका ऐसा पड़ाव होगा। तो अगला जो पड़ाव है उनका आखिरी पड़ाव होगा, ये सारे गुलामों को ऐसा महसूस हो जाता था।
द फ्यूचर ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, द फ्यूचर ऑफ डैश इज योर्स, द फ्यूचर ऑफ डैश इज योर्स, द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है भाई। The old wise woman's reputation for wisdom is without dash and everyone agrees to this. उस बूढ़ी महिला की जो प्रसिद्धि थी बुद्धि के मामले में वो कैसी थी, तो बिना क्वेश्चन की थी, कोई सवाल नहीं कर सकता था। Who says finally I trust you now? किसने इस लाइन को कहा कि अंत में मैं तुम पे अब विश्वास करती हूं? ये बात किसने कहा था या करता हूं? ये बात उस बूढ़ी महिला ने कही थी कि अब मुझे तुम पर भरोसा है, कि अब मुझे यकीन हो गया कि भाषा जो है ना अब सुरक्षित हाथों में है। ओके, अ पर्सन हु प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर इज डैश, एक व्यक्ति जो भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन करता हो, बताता हो फ्यूचर के बारे में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रॉफिट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक ऐसी बुद्धि जिसमें आपको लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, है ना, एक अवधारणा, एक परसेप्शन, उसको बोलते हैं क्लेयरवॉयंस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्लेयरवॉयंस कहते हैं। दी ओल्ड वुमन लिव्ड, वो बूढ़ी महिला रहती थी। कहां रहती थी? कैसे रहती थी? तो वो एलोन रहती थी, मतलब अकेले रहती थी, अकेले ही रहती थी। सम यंग पीपल विजिटेड, जो कुछ यंग लोग आए थे, कुछ बच्चे लोग जो आए थे मिलने के लिए, किससे मिलने आए थे? तो उस ओल्ड वुमन से मिलने आए थे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन भाई आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। टॉनी मॉरिसन ऑल्सो वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर डैश, इनको पुलित्जर प्राइज का जो अवार्ड था वो दिया गया था, किस चीज के लिए दिया गया था? तो वो फिक्शन के लिए दिया गया था, मतलब कहानी वगैरह के लिए इनको दिया गया था। Whose seventh and most recent novel Paradise was published early in 1998, 1998 में शुरुआत के दिनों में पैराडाइज नाम का जो नॉवल लिखा था, जिसके चलते है ना इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, वो कौन थी? तो दैट वाज टॉनी मॉरिसन। ओके, टॉनी मॉरिसन। There are anecdotes which bring out the theme through the most simple form of expression and language, ये तो ऑप्शन ऐसे ही याद है भाई, लैंग्वेज, है ना, भाषा का प्रतीक दिखाया गया था ऐसी बहुत सारी कहानियों में, किस्सों में, कथाओं में। An alcoholic drink made from apple juice, मतलब सेब के रस से जो शराब बनाई जाती है उसको क्या कहते हैं? हमने चर्चा करी थी इसके बारे में, उसको बोलते हैं साइडर कहते हैं, उसको साइडर कहते हैं। नेक्स्ट वन, दिस फोकलोर इज प्रेजेंट इन मेनी डैश, दिस फोकलोर, इस तरह की जो कथाएं हैं वो प्रचलित है बहुत सारे कल्चर में, बहुत सारे संस्कृति में। अब यहां के बाद अब क्वेश्चन नहीं बचा, जितना हो सकता था क्वेश्चन कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, अब यहां पर आपका आज ये भी चैप्टर आपका हो गया फिनिश, मतलब पैनोरमा पार्ट 2 जो हमारी बुक है उसका प्रोज सेक्शन से लिया गया चैप्टर नंबर 6 यहां पर हो जाता है फिनिश्ड। इसका मतलब अब हमारे पास कितने चैप्टर बचे हैं प्रोज सेक्शन से? तो अब बचे हैं मात्र 2 चैप्टर्स, है ना। पोएट्री सेक्शन हमारा कंप्लीट हमने बहुत पहले कर दिया है, पोएट्री में 8 चैप्टर्स थे वो हमने बहुत पहले कंप्लीट कर दिया है। अब प्रोज सेक्शन में मात्र 2 चैप्टर्स अभी लेफ्ट हैं, बाकी हैं, इसे भी इस वीक में खत्म करके हटा दिया जाएगा। मतलब आपकी एक जो बुक है वो पूरी तरह से इस वीक में खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चे, जिनको डाउट लिखने नहीं आता है, पूछने नहीं आता है, समझ गए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। लिखा रहेगा कि अपना डाउट भेजें, उसमें क्लिक करके अपने डाउट को आप लिख करके सेंड कर सकते हैं सीधे। ओके, और ये जो है ना कि बैकलॉग लग गया है, हम पीछे नहीं पढ़ पाए हैं, उसके लिए बस एक ही उपाय बताते हैं। देखिए, आप हर चैप्टर के कम से कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्या कीजिए, एकदम पढ़िए और एकदम बढ़िया तरीके से रट्टा मार लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना यही सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। जहां जितना आपको हम बताए हैं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसके अंदर से सारे क्वेश्चन आएंगे। और आपने अगर ऑब्जेक्टिव को सही से बना लिया तो 50 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया। बुक के खाली ऑब्जेक्टिव को पढ़ लिया तो इसका मतलब 50 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया, अंग्रेजी में 50 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन लिखना सिखा देंगे आपको, नोटिस लिखना, मैसेज लिखना, ये सब लिख लिया, 5-5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे का फॉर्मेट दे देंगे, वहां से नंबर मिल जाएगा, है ना। फिर कॉम्प्रिहेंशन बना लीजिएगा, जो कहानी देके नीचे क्वेश्चन दे देता है तो उसमें आंसर देना होता है, वो सब बना लीजिएगा, हो गया अच्छा खासा नंबर। 80+ नंबर तो खाली बस लाना है हमको, 80+ में हमारा अपना बस नंबर चाहिए हमको, तो बस काफी है इतना इसके लिए। और हमेशा हम कहते हैं कि आपको टॉपर बनना है इस साल का ना, तो आप अंग्रेजी के पीछे उतना पागल मत होइए, हम खुद बात कह रहे हैं आपसे। ठीक है, हर कोई ऐसे सब्जेक्ट को अपना कहते हैं नहीं भाई ये पढ़ना पड़ेगा, हम खुद कह रहे हैं आपसे कि इस बार 10th क्लास में आप लोग अंग्रेजी के पीछे उतना पागल मत होइए। आधा से 1 घंटा मुश्किल से टाइम देना है तो दीजिए, समझ गए। लेकिन बाकी आपको टॉपर बनने के लिए बाबू आपका हिंदी, संस्कृत, SST, साइंस, मैथ, इन 5 पे अपना ध्यान लगाइए। अंग्रेजी को साइड से थोड़ा बहुत देख लीजिए, समझे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको देखना होगा इससे। और बाकी अंग्रेजी को बढ़िया तरीके से और अच्छा कवर करता मिलिएगा हमसे 11th क्लास में। 11th में आइएगा, मोस्ट वेलकम करेंगे आपका एकदम।
ग्रैंड वेलकम करेंगे आपका। और वहां देखिएगा आपको कितना कितना टाइम देगा आपको हम ग्रामर के पीछे। जो अंग्रेजी में जो बच्चे कमजोर हमसे 11th में मिलिएगा, हमसे 11th में मिलिएगा टारगेट बोर्ड में ही, क्योंकि और हम कहीं दिखेंगे नहीं, ठीक है ना, और हम कहीं दिखने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ टारगेट बोर्ड में आपको दिखाई देंगे। तो आइएगा 11th क्लास में, वहीं पर आपसे मिलेंगे। और जितना अंग्रेजी पढ़ना होगा, जो चैप्टर पढ़ना होगा ग्रामर का, सब पढ़िएगा वहां पर, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा इसको हल्का ध्यान में रखिए बस, बाकी अपने 5 सब्जेक्ट पर ध्यान रखेंगे। देखिए टॉपर बनना है तो बस टॉपर बनना है, ओके। चलिए, हाँ हमको थोड़ा साइड रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा इस साल के लिए चलेगा। जितना पढ़ा रहे हैं उतना बस पकड़ बनाते रहिए, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। इतना ही ध्यान दीजिएगा हमारे ऊपर ना, डेली आधा से घंटा बस हमको संतुष्टि हमको मिला रहेगा, कोई दिक्कत है इसके लिए नहीं है, ओके। 11th में अंग्रेजी पता है क्या है, बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, क्योंकि एग्जाम का टेंशन नहीं रहता है, बोर्ड का टेंशन रहता नहीं है, तो अच्छा खासा भरपूर टाइम मिलता है, एकदम जबरदस्त तरीके से अंग्रेजी की तैयारी में लगिएगा। 11th है ही अपने अंग्रेजी को मजबूत करने के लिए, या तो 9th में मजबूत कर लीजिए या 11th में मजबूत कर लीजिए, तो ही तो साल होता है मजबूत करने का। हाँ 11th में कंपलसरी होता है, 11th में कंपलसरी हो जाता है, और 12th में भी तो भाई कंपलसरी है, ठीक है। सब्जेक्टिव को पढ़िए ना पढ़िए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंग्रेजी में इस साल, आप खाली बस ऑब्जेक्टिव को फोकस करके चलिए, ओके। ऑब्जेक्टिव भाई एक भी नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, 50 में 50 नंबर आना चाहिए बस, समझ गए। क्योंकि आपके एग्जाम में ग्रामर से क्वेश्चन कम होता है और बुक से क्वेश्चन 60 होता है, तो 60 में से 50 को चुन के नहीं बना लीजिएगा किताब वाला क्वेश्चन, 50 नंबर तो इसे आ जाएगा, बाकी लेटर राइटिंग है सब लिख करके अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना इसका, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको हम अब कल के क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। प्रो सेक्शन का 2 चैप्टर बाकी है, इस बुक को पहले कंप्लीट कर लेंगे तब फिर ग्रामर में एंट्री लेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं बच्चे कल क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और हमारे साथ क्लास में बने रहिएगा हमेशा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।